और चलिए अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात बरेली की, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में मर्डर के आरोपी जीशान नाम के शख्स पर पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि बर्थडे वाले दिन जीशान ने अपने साथियों के साथ सनी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। तो मर्डर के आरोपी के होटल पर अब बुलडोजर चलाया गया है। मर्डर के आरोपी का होटल है और वहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मर्डर का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में मर्डर के आरोपी जीशान नाम के शख्स पर पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में उसके होटल पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि बर्थडे वाले दिन जीशान ने अपने साथियों के साथ सनी की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद एक कार्रवाई की गई है। और अब बात सहारनपुर की, जहां पर खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सहारनपुर से पॉश कॉलोनी में हाजी इकबाल की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शहर की पॉश कॉलोनी में मौजूद खनन माफिया हाजी इकबाल के आलीशान मकान को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है और हाजी इकबाल की कोठी को तोड़ा जा रहा है। तो सरकार पर बुलडोजर भले ही पूरे प्रदेश में बिना रुके गरज रहा हो, लेकिन मेरठ में बुलडोजर महिलाओं ने रोक दिया। गुस्साई महिलाओं ने बुलडोजर पर ईंट पत्थर भी बरसा दिए और बुलडोजर को घेरकर उसका शिकंजा कब्जा कर लिया। मेरठ नगर निगम की टीम का भारी विरोध यहां पर हुआ। दरअसल मेरठ नगर की टीम अब्दुल्लापुर में करीब 1000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई थी। जैसे ही एक दीवार बुलडोजर ने गिराई, वैसे ही महिलाएं भड़क गईं और महिलाओं ने टूटी बाउंड्री की ईंट उठाकर बुलडोजर पर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि ईंट बुलडोजर तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन विरोध और हंगामा जारी रहा, जिसके बाद नगर निगम की टीम को कार्रवाई बीच में ही रोककर वापस लौटना पड़ा। आप देखिए तस्वीरें मेरठ की है, जहां पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं थीं वो जेसीबी को पकड़कर खड़ी हो गईं और कार्रवाई को रोकना पड़ गया। ये मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन जैसे ही एक दीवार गिरी, उसके बाद महिलाओं ने वही पत्थर वही ईंट उठाकर मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वो ईंट बुलडोजर ड्राइवर तक नहीं पहुंचे तो उन लोगों ने जेसीबी को पकड़ लिया और कार्रवाई रोकनी पड़ गई। प्रशासन बुलडोजर लेकर वापस लौट गया। तो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं और इस विरोध की वजह से इस कार्रवाई को रोकना पड़ गया। ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी और दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी है। 51 बिंदुओं पर सुनवाई हुई है। तो 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से अपनी बात रखेगा। 51 बिंदुओं पर बातचीत हुई और आज उस वक्त एक बार डांट भी खानी पड़ी मुस्लिम पक्ष के वकील को, जब वो तेज आवाज में जज को उंगली दिखाकर अपना पक्ष रख रहे थे। उस वक्त जज ने डांट भी लगाई उन्हें कि ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब 12 जुलाई को इस मामले में पूरी सुनवाई होगी। आपको याद दिला दें कि पहले जो सिविल जज थे रवि दिवाकर, उनकी कोर्ट में मामला गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। अब जिला जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं। वादी राकेश सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ जी पहुंच गए हैं, आ भी गए और आज कोर्ट रूम में मौजूद भी थे। तो हुआ क्या आज और तारीख कौन सी? देखिए, एज ए प्लेंट की रीडिंग जो अंजुमन इंतजामिया पक्ष कर रहा था, आज वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में उन्होंने समय मांगा अंजुमन इंतजामिया पक्ष ने कि हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जो आर्गूमेंट है उसके लिए एक डेट प्रपोज की जाए, शेड्यूल की जाए। उनका कहना था कि परसों के लिए रख दीजिए। राकेश सिंह की तरफ से हमें जो राकेश सिंह से अतिरिक्त 4 वादी है, उनके अधिवक्ताओं का कहना था कि परसों के लिए ना रखिए, कल का हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा। इस आधार पर 12 जुलाई की डेट को अनडिस्प्यूटेडली रखा गया है, दोनों तरफ की सहमति से। 12 जुलाई को सुनवाई होगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गूमेंट को लेकर के अपने आर्गूमेंट पेश करेगा अंजुमन इंतजामिया पक्ष।
अगर वो कंटिन्यू करता है, कंप्लीट करता है, कंक्लूड कर देता है, तो राखी सिंह की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जितने भी प्रोविजन ये लेकर के आ रहे हैं कि इसमें बाढ़ है, बेसलेस है, फ्रिवलेस है, उन सबको आंसर करेंगे राखी सिंह की तरफ से हम लोग। तो आज कोर्ट रूम में सिर्फ बहस ही हुई या एक सूचना और थी कि जो यहाँ के जिला जज हैं उन्होंने जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उनके हॉट टॉक पे कहीं ना कहीं कुछ अपनी एक आपत्ति जताई, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कुछ लोगों ने इस तरह से मैसेज अगर कर भी दिया है कोर्ट रूम के अंदर से बाहर मीडिया को किया है, वो गलत है। मीडिया कर्मियों को जो है ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। अब आगे की तैयारी क्या शिवम जी, हम ये जानना चाहेंगे। आगे की तैयारी हमारी स्पष्ट है। राखी सिंह का स्टैंड है, क्लियर है। राखी सिंह के वकीलों का स्टैंड क्लियर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये केस बार नहीं है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। ये हमारी आर्गुमेंट होगी। इसके सपोर्ट में जो साइटेशन होंगे, जजमेंट्स होंगे, वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। आज अंजुमन इंतजामिया की अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने पूरी दावा पढ़ ली है। 51 पैरा है, सभी पढ़ लिए। उसके बाद उन्होंने जो है प्रेयर ही तक पढ़ लिया। 12 जुलाई को डेट लगी है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताया। मैं अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, इसलिए 12 जुलाई को डेट लगा है। 12 जुलाई को अपने बहस पूरा कर लेंगे लीगल पॉइंट। अभी कितने और बिंदु बचे हैं उनके, जैसा कि कोई बिंदु बचा नहीं है, खाली लीगल पॉइंट बचा है बस। आवाज़ है, बुलंद है, पढ़ रहे थे, अच्छी बात है। और उन्होंने बहस किया है। बहस में कहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा के बारे में और मुद्दाओं पर उन्होंने बहस किया है, और जिससे उसका जवाब दिया जाएगा। तो 12 जुलाई 12 क्या है, 12 तारीख कौन सी? 12 जुलाई, यही 12 जुलाई की जो तारीख है, तो अब उस दिन आप लोग भी अब अपनी दलील पेश करेंगे, ऐसा है? अगर 12 जुलाई को उनकी बहस पूरी होगी, अभी पूरा नहीं किए हैं, अब ये उन्होंने अपने लीगल पॉइंट बताना बाकी रखा है, तो 12 जुलाई पूरा करेंगे। तो वादी लक्ष्मी देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज कोर्ट में पहुंची और सुनवाई पार्ट 2, क्या क्या हुआ अंदर मुस्लिम पक्ष अपना ही पक्ष रखे हैं, अभी भी अपना पक्ष रखे हैं और आगे भी रखेंगे। 2-4 दिन और उनको लगेगा पक्ष रखने में, और तारीख पड़ गई 12 तारीख। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बातें कही मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं? वो अपना ही पक्ष रख रहे थे। अभी ना तो वकील साहब बता पाएंगे कि क्या क्या हुआ है। आप लोग बस सुन रहे थे। जी, आगे की तैयारी क्या है? अब आगे की है तो हम लोग तो सोचे हैं कि ASI की मांग की जाए बाद में। अभी जैसा होगा, अभी हम लोग का पक्ष रखेंगे, हम लोग उसमें हम लोग करेंगे। इधर ज्ञानवापी मामले पर आज हुई सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, सुनवाते हैं। दावे के मुताबिक जितना था उस पर आज दावा पूरा खत्म कर दिया गया। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे, सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई, इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया, और क्या रिलीफ थी, रिलीफ इनकी यहाँ पर चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये बता दिया गया। ये मुकदमा किस एक्ट पर है, कैसे है, वो एक्ट यहाँ चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो बताया गया। और इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो नेक्स्ट डेट 12 तारीख को दी जाएगी। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पर लखनऊ में सीएम योगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार के 100 दिनों का हिसाब किताब दिया गया। मुख्यमंत्री ने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि यूपी में पिछले 100 दिनों में सरकार ने 10,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो 100 दिन का जो लेखा जोखा था वो सरकार की तरफ से आज पेश कर दिया गया है। जो बड़ी बातें हैं वो बताई गई हैं। 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया। इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं।
पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। दिल्ली मेट्रो के बाद अब रैपिड रेल के साथ उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। ये रैपिड रेल नहीं बल्कि दिल्ली मेरठ की तरक्की की रेल भी होगी। देखा जाए तो एनसीआर और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि आखिर कैसे रैपिड का काम रफ्तार पकड़ रहा है और देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत रैपिड रेल दौड़ेगी। दिल्ली मेरठ के अब और नजदीक हो जाएगी। जाम की समस्या भी सामने नहीं आएगी। मेरठ से दिल्ली अप डाउन होगा बेहद आसान। दिल्ली से मेरठ आकर नौकरी करना नहीं होगा मुश्किल, क्योंकि जल्द उम्मीदों की रैपिड रेल आ रही है। एबीपी गंगा आपको लेकर चलेगा जमीन के 50 फीट नीचे, जहां आपको दिखाएंगे कि कितना खतरनाक है रैपिड रेल का काम। रैपिड रेल मेरठ के सपनों की रेल। ये रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ की दूरी ही नहीं घटाएगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी लेकर आएगी। दिल्ली से मेरठ तक किस स्पीड से चल रहा है रैपिड का काम, किस किस स्टेशन पर रुकेगी रैपिड, मेरठ में जमीन से 50 फीट नीचे कौन से स्थान से होकर जाएगी रैपिड, और सुदर्शन मशीन कैसे दे रही है रैपिड के काम को रफ्तार। तो चलिए मेरे साथ भविष्य की रैपिड रेल के सफर पर। एक जमाना था जब मेरठ से दिल्ली जाने और दिल्ली से मेरठ आने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। 4 से 5 घंटे का सफर और दिक्कत अलग। लेकिन अब ये सफर कुछ महीनों में बेहद कम होने जा रहा है, क्योंकि रैपिड रेल का काम रफ्तार पकड़ रहा है। मोदीपुरम से लेकर दिल्ली तक रैपिड का काम रफ्तार पकड़े हुए है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं निर्माणाधीन भैसाली स्टेशन पर। मेरठ में रैपिड का काम बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त मैं जमीन से 50 फीट नीचे हूं और ये देखिए कि यहां से जो ये सुरंग है, वो सुरंग बनाने का जो काम है यहां पर किया जा रहा है। ये सुरंग यहां से मेरठ सेंट्रल, यानी जो 2 किलोमीटर दूर यहां पर स्टेशन होगा, उसके लिए ये सुरंग यहां से जा रही है। आप देख लीजिए किस तरीके से बहुत ही स्पीड से यहां पर जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो एक वक्त निर्धारित किया गया है उस तय समय में इस काम को पूरा कर लिया जाए। मतलब ये सोच लीजिए आप कि ना जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने मकान हैं, और उनके नीचे से होते हुए जो रैपिड है और वो मेट्रो है यहाँ इसी तरीके से जाएगी। और ये जो मशीन लगी हुई है ये फॉरेन टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसको सुदर्शन मशीन कहा जाता है। और ये मशीन धीरे धीरे यहाँ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दरअसल मेरठ में करीब 5.5 किलोमीटर रैपिड रेल जमीन के अंदर से ही होकर गुजरेगी। इसके लिए सुरंग बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। सुरंग बनाने के लिए सुदर्शन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुदर्शन मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन यहाँ जमीन के भीतर इस तरीके से घूमती है और उसके बाद यहाँ जो चारों तरफ की मिट्टी है वो वहाँ पर निकलना शुरू हो जाती है और उस मिट्टी को लोको ट्रेन के माध्यम से आगे की तरफ भेज दिया जाता है। रोज इसी तरीके से रात दिन यहाँ पर काम चल रहा है। और जैसे जैसे टनल बोरिंग मशीन जब मिट्टी को कुरेदते हुए और मिट्टी को खोदते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है तो टनल सेगमेंट रिंग, आप ये देखिए कि इसको टनल सेगमेंट रिंग बोला जाता है। जब यहाँ टनल बोरिंग मशीन जब यहाँ मिट्टी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो टनल सेगमेंट रिंग है जो आपको ये बिल्कुल राउंड में घूमती हुई नजर आ जाएंगी।
ये टनल सेगमेंट रिंग है। दरअसल सुदर्शन मशीन की वजह से मिट्टी को काटना और आगे बढ़ाना आसान हो गया है। मशीन कुछ फीट की दूरी में जैसे ही रास्ता बनाती है, वैसे ही ब्लॉक लगाकर सुरंग को गोलाई दे दी जाती है। टनल के भीतर से जो मिट्टी निकलती है उसको मक स्किप के माध्यम से, आप ये देखिए कि मक स्किप है और यहाँ जो सुदर्शन का दूसरा पार्ट है वो काम कर रहा है। आप देखिए कि मक स्किप से जो मिट्टी यहाँ से निकली थी उस मिट्टी को ऊपर भेज दिया गया और आप ये देखिए कि ये जो मक स्किप है ये ज़मीन से 50 फीट ऊपर की तरफ जाती है और जाने के बाद जो ऊपर मैदान है, जो ज़मीन है, वहाँ पर इस मक स्किप से जो मिट्टी ले जाई जाती है उस मिट्टी को ऊपर फेंक दिया जाता है। उसके बाद इसी मशीन के माध्यम से ये मक स्किप लाकर फिर यहाँ जो लोको ट्रेन है उस लोको ट्रेन पर इसको यहाँ रख दिया जाता है। दोबारा से ये मशीन इसी टनल के भीतर जाएगी और करीब 1 किलोमीटर दूर तक ये टनल के भीतर लोको जाएगी और जाने के बाद जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मजदूर सीधे वहाँ जो मिट्टी इकट्ठा हुई है उस मिट्टी को इस लोको स्किप पर रख देंगे। उसके बाद फिर ये लोको चलती हुई बाहर आ जाएगी। सुदर्शन मशीन की वजह से ही रैपिड का काम अंडरग्राउंड रफ्तार भरे हुए है। मजदूर भी रात दिन एक करके इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मेरठ में जमीन के 50 फीट नीचे आप देखिए कि जो लोको ट्रेन है वो यहाँ पर चलना शुरू हो गई है। चूंकि टनल के भीतर जो मिट्टी निकाली जाती है उस मिट्टी को इस लोको ट्रेन से ही लाने का काम किया जाता है और यहाँ जो मजदूर भीतर काम कर रहे हैं, जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं या कोई भी सामान भेजा जाता है वो जो सामान है वो इसी लोको के माध्यम से जाता है। यानी कह सकते हैं कि अभी इस लोको को देखकर मेरठ के लोग खुशी मना सकते हैं, लेकिन करीब 2 साल बाद जो मेरठ मेट्रो की बात हो या रैपिड की बात हो वो भी कुछ इसी अंदाज में इस टनल के भीतर से होती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। मेरठ में एक तरफ भैसाली मैदान से मेट्रो प्लाजा तक सुरंग बन रही है, दूसरी तरफ भैसाली से बेगम पुल तक, जबकि एक सुरंग गांधी बाग से बेगम पुल तक आ रही है। यहाँ का बेगम पुल स्टेशन सबसे बड़ा रैपिड रेल का स्टेशन होगा, जहाँ का काम भी रफ्तार पकड़ रहा है। मेरठ में एक तरफ मेट्रो और रैपिड एलिवेटेड ट्रैक पर भी दौड़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ मेरठ में 5.5 किलोमीटर जो मेट्रो और रैपिड है वो ज़मीन के भीतर भी दौड़ेगी। मैं इस वक्त हूँ भैसाली स्टेशन पर और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो पूरा सेगमेंट है वो पूरा सेगमेंट यहाँ पर किस तरीके से बनाया हुआ है, किस तरीके से जो तमाम मशीनें हैं वो यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि मेरठ में जो 13 स्टेशन बनाए जा रहे हैं उन 13 स्टेशन पर करीब 1500 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो रात दिन काम में लगे हुए हैं। बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर काम किया जा रहा है और ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जब भी ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरठ से दिल्ली जाना और दिल्ली से मेरठ आना बेहद ही आसान हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड ट्रैक की लंबाई 82 किलोमीटर है, जो 34,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। ट्रैक के लिए 2800 में से 1700 पिलर तैयार हो गए हैं, जिन पर रैपिड रेल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक चलेगी। रैपिड रेल के लिए दिल्ली से मेरठ के बीच 17 स्टेशन होंगे और 30 रैपिड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रैपिड रेल हरी झंडी मिलते ही दिल्ली और मेरठ के सफर पर निकल पड़ेगी, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरठ से दिल्ली पहुंच गए और कब पलक झपकते ही दिल्ली से मेरठ। रैपिड रेल का काम जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है जिस पर तारणी लिखा हुआ है, इसको LG यानी लॉन्चिंग ऑर्डर कहा जाता है और ये मशीन जो है यहाँ पर सेगमेंट रखने का काम करती है। ये पियर है, लोकल भाषा में इनको पिलर बोला जाता है और एक पियर से दूसरे पियर की जो दूरी है वो करीब 32 मीटर है और इस 32 मीटर में जो 12 सेगमेंट है वो 12 सेगमेंट रखने का जो काम है ये LG मशीन जो है ये यहाँ पर करती है। पीछे आप देखिए कि आपको जो ट्रैक है, जो रैपिड का ट्रैक है वो नज़र आ रहा है। जो रैपिड का ट्रैक है वो कंप्लीट होते हुए दिल्ली से मेरठ की तरफ आ रहा है। मेरठ और दिल्ली के लोगों ने जल्द सफर का जो सपना बहुत पहले देखा था वो जल्द ही पूरा होने वाला है। यानी सपने पूरे ही नहीं होंगे बल्कि नई उम्मीदों के साथ रैपिड रेल के सफर से रफ्तार भी पकड़ेंगे।
रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली की दूरी ही कम नहीं करेगी, बल्कि नई उम्मीदों के द्वार भी खोलेगी। मेरठ से अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए कि किन रास्तों से होते हुए जो रैपिड है वो आएगी और जाएगी। मैं पहुंचा हूं गाज़ियाबाद के दुहाई में, और दुहाई में आप देखिए कि ये देश की पहली वो रैपिड रेल है कि जिसका जो ट्रेन सेट है वो यहाँ दुहाई के इस डिपो पर खड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है NCRTC, और पूरी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये गुजरात के सांवली से यहाँ पर पहुँची है। ये पहला सेट है और ये इसका जुलाई में जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। पहले टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। ये आप देखिए कि इसमें जो 6 कोचेज़ हैं और 6 कोच हैं वो इस तरीके से यहाँ पर इसको पूरे ट्रैक पर लगाया गया है। फिलहाल यहाँ टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग के बाद जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।